भाषण दिया, उसके बाद अमित शाह ने भाषण दिया और बाकी लोगों ने भी उसमें शिरकत की। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोले सर इस बात में। इसमें थोड़ी-सी बात मुझे खटकी कि इतना बड़ा चुनाव सुधार का कार्यक्रम है, एक बात तो मुझे ये खटकी। दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आई कि गृह मंत्री किस हैसियत से उसका जवाब दे रहे हैं? ये जो प्रशासनिक महकमा है, कानून ये जो चुनाव आयोग है, ये प्रशासनिक तौर पर पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के नीचे। तो गृह मंत्री कैसे उसके हिसाब से जवाब दे दिया? सर आप अगर थोड़े समझ पाए हो तो हमें बता दीजिए सर। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात कल भी शर्मा जी वगैरह भी कह रहे थे कि ये भी कमाल का प्रेसिडेंस है। लेकिन वही मैंने कहा कि इस दौर में आप इस तरह की किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और किसी बात पर कुछ, प्रधानमंत्री तो हमेशा सिर्फ अपना बोल के जाते हैं। वो तो और अब वो तो वही, चूंकि रिश्ता उस लेवल पे हो गया है कि जैसा राहुल गांधी रिपोर्ट करते हैं, वो सच है कि झूठ, कि जब वो किसी मीटिंग में तीनों लोग होते हैं तो प्रधानमंत्री की आंख नहीं उठती, प्रधानमंत्री आंख ही नहीं मिलाना चाहते या नहीं मिला पाते। ये जो स्थिति है ये थोड़ी साधारण नहीं है, असाधारण है। तो प्रधानमंत्री दरअसल लीडर ऑफ अपोजिशन का सामना ही नहीं करना चाहते, और वो कोशिश भर ये रहती है कि वो खुद बोल के चले जाएं। और उसके बाद अब उनकी ओर से उन्होंने व्यवस्था कर दी है कि अमित शाह जो है जवाब दे दें, और चाहे मान्य परंपरा है कि नहीं, उनके अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं। तो ये सब चीजें तो ये गढ़ रहे हैं ना, नए नए अधिकार। भाई ये जब इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था चुनाव आयोग के मामले में, उस फैसले का सीधे सीधे अनादर करके कानून उन्होंने बनाया है। वो तो उसकी ऑर्डर, अब तो ये वर्बल वो नहीं है, ऑर्डर में निहित है। ऑर्डर में उन्होंने कहा कि इसका जो चयन है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जिसमें लगे कि एग्जीक्यूटिव ने सारा किया। एग्जीक्यूटिव को ऐसी खुली पावर नहीं दी जा सकती, ये कहा है ऑर्डर में। ऑर्डर का ये लिखा हुआ है ऑर्डर में। लेकिन किया उन्होंने, एग्जीक्यूटिव में सारी पावर ले ली चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। ये तो राहुल गांधी ने उठाया, बाकी लोगों ने उसको उस तरह से नहीं उठाया भी नहीं, और उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी भी ऐसी चीज का कोई जवाब नहीं देते जो अप्रिय हो। लेकिन सर इन लोगों जो परंपराएं थी वो तो खत्म हो गई हैं और जिस तरह राहुल गांधी अब लग रहा है कि अकेले ही लड़ते चले जा रहे हैं। आपको भी महसूस हो रहा है सर ये? नहीं, वो इसमें तो कोई शक नहीं। उनको अपने पार्टी में भी लड़ना है, और उनको सड़क पे भी लड़ना है, और उनको अपनी पॉलिटिकल अप्रोच के लिए भी लड़ना है। अब लड़ते हुए तो वही दिख रहे हैं। बाकी लोग कोई तैयारी से नहीं थे, तृणमूल कांग्रेस वगैरह की ओर से उस तरह की कोई तैयारी नहीं थी, कोई मिली जुली एक्टिविटी करते हुए लोग नहीं नजर आए। अपने अपने हिसाब से अखिलेश थोड़ा बहुत बोले, चूंकि उनके यहाँ चुनाव होना है 27 में। अभी वो एक मतलब एक यूनाइटेड हाउस की तरह पेश रहना चाहते हैं, तो अखिलेश की भूमिका रही इसमें। लेकिन जो एक दृढ़ तरीके से अध्ययन करके, तर्क लाके, मेहनत करके चीजों को सामने रखने का काम था, वो सिर्फ या तो प्रियंका गांधी ने किया या फिर राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने आज एक बात बोली सर सदन के बाहर आके। सदन में तो उन्होंने मुद्दा उठाया पॉल्यूशन का, और बाहर आकर उन्होंने मैं आपको सुना देता हूं, उन्होंने बोला हमने धज्जियां उड़ा दी। आपकी क्या सहमति है कि इस बयान से? थोड़ा बताइए। ठीक है, उन्होंने अपना काम किया, वो इस मुद्दे को ले आए, आप कह सकते हैं अच्छा, केंद्र में मुझे ले लगा आए। अगर और आप कहें तो मैं सुना दूं आपको 1 सेकंड के लिए, सुनाइए सुनाइए है ना? जी। सुनाइए। चर्चा हुई, वैसे ही इस पे भी सरकार गंभीरता से वंदे मातरम और एसआईआर पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई। और मुझे तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब, गाली तक दे दी सदन में। तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे, और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे तो ये उन्होंने बोला कि जो पहले डिबेट्स हुई हैं वो एक्रिमोनियस हुई। उनमें थोड़ी-सी संजीदगी कम रही होगी या जो भी रीज़न, लेकिन हमने धज्जियां उड़ा दी और अमित शाह जो है वो अपना आपा खो गए और गाली-गलौज करने लगे और देखिए, कोई सवाल का जवाब नहीं राहुल दिया। गांधी और उनका ग्रुप इस मामले में आप कह सकते हैं कि जो जो उनकी सीमित स्थिति है, जैसा उनके एक प्रवक्ता ने बहुत डिटेल से सारा बताया, माकन ने, कि इस समय फंड्स की स्थिति क्या है।
बीजेपी के पास दसियों हजार करोड़ से प्लस फंड ऑफिशियली व्हाइट में अवेलेबल है, कांग्रेस के पास 150 करोड़ है। कोई तुलना ही नहीं है। दो राष्ट्रीय पार्टियां जो विभिन्न राज्यों में आमने सामने हैं और ज्यादातर हिस्सों में देश के आमने सामने मुकाबला करती हैं, और बहुत लंबे समय तक मतलब एक पार्टी सत्ता में रही है, दूसरी भी अब उसका समय लंबा ही होता जा रहा है। तो इनके बीच जो अंतर है साधनों का, सूचनाओं के साधनों पर, आर्थिक साधनों पर, सरकार पर, संस्थाओं पर, उसमें इतना बड़ा फर्क है। उसके बावजूद इस मुद्दे को धीरे धीरे राहुल गांधी देश के विमर्श में लगातार एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखते हुए कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग का गठन गलत हुआ है, चुनाव आयुक्त बेईमान है, इस चीज को रिपीटेडली ला रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से हम इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि सीमित साधनों के बावजूद और सामने बहुत बड़ी ताकत होने के बावजूद वो अपने मुद्दे पर सरकार को, एक तरह से आप कहिए, अच्छा आप ये मत कहिए कि जब धज्जी नहीं उड़ाई हो, छेड़ देने में तो कामयाब है, इतना तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार को उसकी कमजोर नस पर छेड़ जरूर दिया है, धज्जी भले भले उड़ाने वाली बात उनकी अतिशयोक्ति हो। पर वो गाली गलौच वाली बात तो सही है। वो तो सही है, वो तो सबने सुना है, वो तो सबके पास सेव है। वो तो खुद ही वो कह रहे हैं कि हटा दीजिए अगर कोई बात गलत कही हो, वो तो अवेलेबल है, उसमें रिकॉर्ड में है। बिल्कुल। तो लेकिन सर क्या डिबेट से वो सब निकला जिसकी उम्मीद थी? ये ठीक है, विमर्श, आपने सही बात बोला, विमर्श बन रहा है, लोग बात कर रहे हैं और नहीं, जैसे जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कुछ नहीं निकला, तो इस डिबेट से, जिसमें विपक्ष की संख्या कम है, क्या निकल सकता है? और तब जब स्पीकर वगैरह में कोई सामर्थ्य न हो ऐसी किसी डिबेट को बराबरी से संचालित करने की, जब वो देखते रहते हैं मुंह सामने कि सरकारी बेंचों से क्या इशारा आ रहा है, जब वो डांटे जा रहे हैं और वो ओबे कर रहे हैं, तो ये तो स्थिति ऐसी है कि उसमें इस पर बहस स्वीकार करा ली विपक्ष ने, ये उसकी जीत है, और उस पर बहस चली और अपनी बात उन्होंने कह ली, यही उसकी जीत है। बाकी तो अभी देश की जनता में इस तरह से कोई हलचल मचने में अभी कोई चीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन यह है कि चीजें विमर्श में जा रही हैं, इसके बावजूद कि ढेर सारे विमर्श जो है बेबुनियाद चीजों पर, जैसे वंदे मातरम पर इतना हुआ, लेकिन पॉल्यूशन पर नहीं हुआ, कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु पर नहीं हुआ। ये चीज ऐसी है जिसमें दुनिया हिल जाती। वो इंडिगो की स्ट्राइक पे नहीं हुआ, जिन चीजों पे होना चाहिए था, जो बेरोजगारी पर कभी नहीं होता, आर्थिक हालत पे नहीं होता, वो हमेशा विमर्श जो है हर सत्र में जो सरकार चाहती है कोशिश भर वहीं जाता है, सरकार के अपने बिल पास हो जाते हैं। एक आध बार विपक्ष, जैसे इस बार हुआ, अपने मुद्दों पर भी बहस ले आने में कामयाब होता है, लेकिन एक आध बार, जैसा इस बार उसने चुनाव आयोग और SIR वगैरह पर किया। लेकिन सरकार तो पहले मना ही कर रही थी सर कि इस पर तो डिबेट हो ही नहीं सकती है, लेकिन फिर उन्होंने यू टर्न लिया। जी, तो यही जीत है विपक्ष की, क्योंकि सरकार ने पूरी कोशिश की कि इस पे बात ना हो, जैसे किसी चीज पर वो बात नहीं होने देना चाहते, या उन्हीं चीजों पर बात कराना चाहते हैं जिन चीजों पर वो समझते हो। वो तो बंगाल का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने सत्र बुलाया था, और कुछ जो बिल पास करने होते हैं, अर्जेंट होते हैं, जिनको इसमें पार कराना जरूरी होता है, जैसे जिनकी उम्र बीत रही होती है उसमें टाइम लेना होता है, जैसे वो वन नेशन वन इलेक्शन वाला है, उसके लिए टाइम अगले सत्र तक का ले लिया उन्होंने, तो ये सब लेना पड़ता है। उस सब के लिए एक प्रोसीजरल जरूरत की वजह से ये सत्र आया हुआ है, और इसमें वो चाहते थे वंदे मातरम और इन सब चीजों पे बात हो, बंगाल के इलेक्शन की फील्ड वो तैयार कर ले, लेकिन लगा नहीं कि वंदे मातरम पर भी वो वहां पहुंचे जहां पहुंचना चाह रहे थे, और बाकी उनको इतना तो यील्ड करना पड़ा कि चुनाव आयोग और SIR पर उनको बात करनी पड़ी। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी पीठ ठोक सकते हैं कि कांग्रेस जैसे अपना पीठ ठोक रही है कि हमने धज्जियां उड़ा दी, और वो सोचेंगे कि हमने बचा लिया, हम जो करना चाहते थे वही कर रहे हैं, हम इससे ज्यादा नहीं कंसीड किया हमने। तो ये स्थिति है जी। तो ज्ञानेश कुमार तो हंस रहे होंगे सर कि क्या डिबेट कर रहे हो, फैसला तो मैं ही करूंगा। ज्ञानेश कुमार हंस नहीं रहे, ज्ञानेश कुमार काम लगाए हुए हैं। बंगाल में उन्होंने डेट नहीं बढ़ाई, जबकि बाकी 6 राज्यों में बढ़ाई है, तो बंगाल में उनको एकदम जो करना है वो कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में जो उनको करना है काफी हद तक उन्होंने, कहा जाता है, कर लिया है। देखते हैं क्या सही में 3.25 करोड़ वोट वो काटते हैं उत्तर प्रदेश में।
अगर काट देंगे तो अखिलेश जी की नस कट जाएगी। तो वो तो मुझे लगता है काट ही दिया होगा सर, जिस तरह से बवाल मचा है। हल्ला गुल्ला तो ऐसा ही है। और वो अजीब बात कहते हैं, कभी कहते हैं 99% से ज्यादा डिजिटली अपलोड हो चुका है, फिर दूसरा आंकड़ा आता है जिससे पता लगता है कि कम से कम 20%, अगर वो 2.25 करोड़ काट रहे हैं तो एक बड़ी संख्या 15-20% अभी अटकी हुई है चीजें क्लियर होने में। तो दोनों आंकड़े एक साथ कैसे सही हो सकते हैं? तो फिर क्या इलेक्शन बचा सर, बताइए। अब इलेक्शन क्या बचेगा? अब इलेक्शन कहीं कुछ नहीं बचा। अब तो वो तो ये दिखाएंगे कि बंगाल और तमिलनाडु भी हमने जीत लिया। हाँ, ये तमिलनाडु और केरला के लिए संघर्ष हो रहा है, बाकी तो जीत ही गए केरला बंगाल। में कोई संघर्ष नहीं है, केरला तो छोटा सा राज्य है। केरला में तो वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अभी वो पहले तमिलनाडु और बंगाल और पंजाब, ये तीन है। पंजाब को वो उस तरह से नहीं लेंगे, सीमावर्ती स्टेट है, सेंसिटिविटी है, दूसरी चीजें हैं, लेकिन इंतजार करेंगे। लेकिन केरल और बंगाल और तमिलनाडु उनके टारगेट पे है। अमित शाह कह भी चुके हैं कि हम वो भी जीत के आपको दिखाएंगे। इस बार वही है, इस बार वही। तो सर, दो और खबरें आई इस बार सदन में ना सर। एक